गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीपोजिशन का आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। प्रीपोजिशन पार्ट 3। दो पार्ट्स में आपने पहले पढ़ा होगा कुछ प्रीपोजिशन के यूजेस। आज हम स्टार्ट करेंगे नए प्रीपोजिशंस अप, डाउन, अपॉन, अप्स एंड डाउन्स। अप हम कहाँ यूज करते हैं, डाउन कहाँ यूज करते हैं, अपॉन कहाँ यूज करते हैं, अप्स एंड डाउन्स। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है और हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे ले अप, देखिए अप को हम कहाँ यूज करते हैं। सपोज ये माउंटेन्स हैं, ये क्या है, ये पहाड़ है, ये माउंटेन है और इसमें लगे हुए हैं, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। यूँ मान लीजिए आप, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है और मंदिर में सब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, ये उसके स्टेयर्स हैं यहाँ तक, लोग इधर से जाते हैं। अब नाउ जब यहाँ से लोग जाते हैं तो हम, ये क्या है, ये मोशन में जाते हैं सब। हम बोलते हैं ना अपस्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स। तो अपस्टेयर्स जब हम मोशन में जाते हैं, वो नीचे से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ही वेंट अप द हिल, ही वेंट अप द हिल, वो पहाड़ी की ओर ऊपर गया। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अप, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, मोशन, मोशन के साथ में। ही वेंट अप द हिल, मंकी वेंट अप द ट्री, ही द थीफ वेंट अप द रूफ। ठीक है, तो अप का हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हम ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर जाते हैं और मोशन में हो, हम गति में होते। क्योंकि जब आप स्टेयर्स पे चल रहे होते हैं या लेडर से जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी मोशन में होती है, उस समय गति में होती है। तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, अप को यूज करेंगे। ही वेंट अप द हिल, ही वेंट अप द हिल, कहाँ पे गया, वो पहाड़ी पर गया। ही वेंट अप द हिल, वेंट अप द, अ मंकी वेंट अप द ट्री, पेड़ पे चढ़ा, पेड़ के ऊपर गया। उसमें हम क्या यूज करते हैं, अप को यूज करते हैं, राइट। सो एक तो अप का यूज हम इसमें करते हैं, दूसरा हम करते हैं एक्सट्रीम लेवल। मीन्स कोई चीज मान लीजिए खत्म होने वाली होती है, आप एग्जाम दे रहे होते हैं और एग्जाम में आपके टीचर जो हैं वो बोलते हैं, इन्विजिलेटर जो होते हैं वो बोलते हैं कि स्टूडेंट्स स्टॉप राइटिंग, टाइम इज अप। टाइम इज ओवर भी बोल देते हैं, बट दैट्स इनकरेक्ट इंग्लिश। टाइम इज अप, ठीक है। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, टाइम इज अप, टाइम इज अप, इट मीन्स टाइम इज ओवर। सो एक्सट्रीम, यहाँ पे एक्सट्रीम का मतलब क्या है, यहाँ पे फिनिश, क्या है, फिनिश, टाइम खत्म हो गया तो हम बोलते हैं टाइम इज अप। नाउ स्टॉप, स्टूडेंट्स स्टॉप प्लेइंग, योर टाइम इज अप, योर पीरियड इज अप, ठीक है, योर पीरियड इज ओवर। ओवर बोलते हैं बट दैट्स इनकरेक्ट, टाइम इज अप। टाइम के लिए हम बोलते हैं अप। सो इन दो केसेस में हम किसको भी यूज करते हैं, अप को यूज करते हैं। जब हम किसी चीज के ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ी पे आप गए या आप पेड़ पे चढ़े या आप रूफ पे चढ़े, छत पे चढ़े और आप मोशन में होते हैं, तो इस डायरेक्शन में जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, आप स्टेयर से जा रहे होते हैं। ही वेंट अप द हिल, ही वेंट अप द, वेंट अप द हिल, वेंट अप द ट्री। सो इन दैट केस वी यूज उसका, उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, उसमें अप को यूज करते हैं। उसी केस में, उसी तरीके से जैसे हम अप को यूज किया है, चढ़ने में हमने अप को यूज किया, उसी तरीके से जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है या नीचे की गिर जाती है, उसको हम कहते हैं डाउन। उसमें क्या बोलते हैं, ही केम डाउन द ग्राउंड, ही केम डाउन द ग्राउंड। इसी चीज को देखिए, आप स्टेज से कोई नीचे उतर रहा है, कोई व्यक्ति ऊपर से कोई नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही केम डाउन द स्टेयर्स, ही केम डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, ही केम डाउन द स्टेयर्स। क्लियर। सो डाउन जो है उस केस में हम क्या यूज करते हैं, डाउन को यूज करते हैं।
सो ये बच्चों आपको समझ में आ गया हो गया कि अप को हम कहाँ यूज़ करते हैं और डाउन को कहाँ यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज अपॉन। अपॉन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? अपॉन को देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा इन दोनों के साथ में। अपॉन, अपॉन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? देखिए मैं आपको एक डायग्राम देता हूँ, उस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। सपोज यहाँ पे एक डियर है, यहाँ पे क्या है? एक डियर है। ये क्या है? एक डियर, जिसको आप क्या कहते हैं? हिरन। और हिरन के पीछे क्या है? शेर है। हिरन के पीछे क्या है? शेर है। हिरन के पीछे क्या है? शेर। देखिए जब कोई चीज मोशन में और केम अप, अप मीन्स टू लीव द ग्राउंड, अप ऑन। जब कोई चीज, सपोज यहां पे ये लॉइन है, लॉइन ने जंप लिया और सीधा कहाँ गया? हिरन के ऊपर, हिरन के ऊपर। लेकिन यहाँ आने के बाद में क्या है? ये स्टेबल हो जाता है, ये स्थिर हो जाता है। यहाँ से उसके बाद में कोई मूवमेंट नहीं होता। कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाके और स्थिर हो जाती है, उसके बाद में कोई मूवमेंट नहीं होता। उस केस में हम क्या यूज करते हैं? जैसे ये लॉइन जो है, लॉइन किस पे आया? हिरन पे, डियर पे। तो जब डियर के ऊपर आया, इट मीन्स यहां आने के बाद में द लॉइन केम अपॉन अप, दिस इज अप एंड दिस इज ऑन, राइट? अप ऑन मीन्स नीचे से ऊपर। ही केम अपॉन मी। आई वॉज गोइंग इन टू द जंगल, मैं जंगल में जा रहा था। सडनली अ टाइगर केम अपॉन मी मीन्स वो आपके सीधा ऊपर आया। ऊपर आने के बाद ये तो नहीं है नहीं कि वो इधर उधर कहीं और चला गया। ऊपर आने का मतलब ये अटैक्ट, उसने अटैक किया आप पे एंड देन वो स्टेबल हो गया, वो स्टैटिक हो गया, स्थिर हो गया एक जगह से एक जगह पे। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं? अपॉन, राइट? तो सीधी से अर्थ ये निकलता है कि भाई आप इसको कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जिस ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ, अब का मैंने आपको डायग्राम बना के बताया कि अब को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब नीचे से हम ऊपर की ओर गति में होते हैं, मोशन में होते हैं, उस समय अब को यूज़ करते हैं। और वही द सेम केस जब कोई चीज़ नीचे की तरफ आती है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? डाउन यूज़ करते हैं। जैसे वाटर फ्लोज डाउन द ग्राउंड, वाटर फ्लोज डाउन द स्ट्रीट, पानी जो है नीचे गली में बह रहा है। तो पानी ऊपर से, झरने का पानी ऊपर से आया और वो नीचे बहने लग गया, तो सर डाउन, क्योंकि पानी मोशन में है, बिकॉज द वाटर इज फ्लोइंग, पानी बह रहा है, ठीक है? तो मोशन में होता है ऑलरेडी, तो उसके लिए हमने डाउन यूज़ किया। अब के लिए मैंने आपको बताया अपॉन की जहाँ तक बात है, दिस इज अ डियर, ये क्या है? डियर। और डियर के पीछे क्या पड़ा हुआ है? लॉइन पड़ा हुआ है। अब अपॉन का हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ से जब कोई चीज़, ऐसे टाइगर ने क्या किया? अप, उसने दोनों पंजों से अप हुआ, ऊपर की तरफ गया, अप, क्योंकि हमारा प्रीपोजिशन क्या है? अपॉन, अप ऑन। तो यहां से जब टाइगर ने जंप किया अप एंड ऑन, ऑन मीन्स ऊपर आया, किसके? डियर के, टू कैच द डियर, हिरन को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये मोशन में है, ये चीज भी क्या है? मोशन में है, गति में है। जब ऊपर आया, ऊपर आकर ऑन, अप ऑन, अप ऑन, अपॉन, ही केम अपॉन मी, वो मेरे ऊपर आया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं जंगल में जा रहा था, शेर मेरे ऊपर आया, मेरे ऊपर आया मीन्स while I was going into jungle, a tiger came upon me, in the same way। देखिए यहाँ से जंप लेकर यहाँ आने के बाद में स्टेबल हो जाता है, यहाँ आने के बाद में स्टैटिक हो जाता है, उसके बाद में कोई मूवमेंट नहीं होता है। सो इन दैट केस हम क्या यूज़ करते हैं? अपॉन। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में अपॉन हम यूज़ करते हैं, जैसे माई फैमिली इज़ डिपेंडेंट अपॉन मी, अपॉन मी, अपॉन मी मीन्स मेरे शोल्डर्स पे, मेरे कंधों पे उनकी जिम्मेदारी है, अपॉन मी, राइट? द होल बिजनेस डिपेंड्स अपॉन मी,
पूरा व्यवसाय है वो मेरे ऊपर, मेरे कंधों पे उसका बोझ है, मेरे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है उसको करने की, तो उस केस में भी हम क्या यूज़ करते हैं, अपॉन यूज़ करते हैं। सो अभी तक स्टूडेंट्स हमने किया है अप, एक बार हम इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। अप का मैंने आपको अभी बताया कि कोई जब हम नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं और मोशन में होते हैं, जैसे आप सीढ़ियों से जाते हैं या लेडर से जाते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वेंट अप द हिल, वेंट अप द ट्री, वेंट अप द रूफ। लाइकवाइज जब हम नीचे से ऊपर की और मोशन में होना चाहिए। सेम केस क्या है, अप नीचे की तरफ डाउन, जैसे हम मोशन में ऊपर गए थे उसी तरह मोशन में जब आप नीचे आते हैं, ही केम डाउन द ग्राउंड, द बॉल केम डाउन द ग्राउंड। यहां से बॉल क्रिकेट के अंदर शॉट मारा जाता है, बॉल गोज हाई अप इन द स्काई, ऊपर आकाश में जाती है, एंड द बॉल कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, बॉल कम्स डाउन द ग्राउंड, डाउन द ग्राउंड। एक आपने देखा होगा कमेंटेटर कई बार इंग्लिश में बोलता है कि बॉल गोज डाउन द ग्राउंड। डाउन द ग्राउंड का मतलब क्या हुआ है, आपसे दूर जा रही है, वो आपसे दूर जा रही है, बिकॉज बॉल किस में है, मोशन के अंदर है, वो गति के अंदर है, और दूसरे साइड में आपसे दूर होती जा रही है वो। क्लियर? सो डाउन द ग्राउंड मीन्स नीचे ग्राउंड से लगती हुई बॉल मोशन में है और ग्राउंड से लगती हुई आगे जा रही है। सो कोई चीज़ गति में होती है, मोशन में होती है, आपसे दूर जाती है, या नीचे की तरफ वाटर फ्लोज डाउन द स्ट्रीट, पानी गली में बह रहा है, ठीक है, बहता है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, डाउन यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा अप, डाउन एंड अपॉन। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स वैसे तो एक फ्रेज है, वैसे तो क्या है, अप्स एंड डाउन एक फ्रेज है। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, ये एक फ्रेज है। फ्रेज आपको मैंने बताया था पहले कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। वो सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। अब सपोज मैं ही आपको बोलता हूँ अप्स एंड डाउन्स। सपोज मैं आपकी क्लास में आया, आप सब बच्चे लोग बैठे हुए हो, और मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स अप्स एंड डाउन्स, तो आप मुझे कहेंगे सर व्हाट अप्स एंड डाउन्स, क्या है ये अप्स एंड डाउन्स? कोई सेंस मतलब निकला इसका, कोई सेंस निकला? नहीं निकला ना। लेकिन अगर ये बोलता हूँ देयर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हैं। क्या है? उतार चढ़ाव है। तो हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलेगा, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स। वैसे तो एक फ्रेज है, लेकिन समटाइम्स हम इसको किस में यूज करते हैं, एज ए प्रीपोजिशन भी यूज करते हैं। लाइक बोट इज फेसिंग अप्स एंड डाउन्स। बोट जो है, एक नाव जो है, वो कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, उसमें भी क्या चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहा है। सो इज इट क्लियर? अप्स, डाउन, अपॉन एंड अप्स एंड डाउन्स। क्लियर? नेक्स्ट है इन, इनटू, इन, इनटू एंड इनसाइड। इन, इनटू, इनसाइड, ये थ्री प्रीपोजिशंस हैं, इन, इनटू, इनसाइड। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं इनटू का। सपोज आप, ये आपका क्लासरूम है, ये आपका क्या है, क्लासरूम है, यहां पे गेट है और आप गेट से एंटर करते हैं। जब आप सब लोग इधर इधर क्लास स्टार्ट होने से पहले बाहर घूम रहे हैं, और जब आप अंदर जाते हैं, इट मीन्स यू हैव शिफ्टेड, आपने जगह बदल ली है, आपने अपनी जगह बदल ली है। एक जगह से आप जब दूसरी जगह जाते हैं और किसी चीज़ के अंदर घुसते हैं, राइट, अंदर घुसते हैं, बाहर से कोई चीज़ अंदर की तरफ जाए और गति में हो। अब आप जा रहे हैं कि ये सपोज ये आपका क्लासरूम है, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब बच्चे, और ये आपका एंट्रेंस गेट है। तो आप क्या है, आप 9 बजे आपका क्लास था, आप पहुंच रहे हैं 9:20 पे। कितने बजे? 9:20 पे। तो जब आप बाहर से देखिए, आपने क्या किया, अपना जो एक बाउंड्री था, आपका जो लाइन था, एक जगह जो था, उसको यहां से आपने क्या किया, चेंज किया, और आप कहाँ गए, अंदर। बाहर से कोई चीज अंदर की तरफ जाती है, गति के अंदर होना चाहिए। इनटू, 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 राइट।
तो हम क्या यूज करते हैं, इनटू। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही वॉक्ड इनटू माई ऑफिस, वो मेरे ऑफिस में आया, क्योंकि वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। द थीफ ब्रॉक इनटू माई हाउस। देखिए ब्रॉक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसको हम ओरिजिनली क्या होते हैं, ब्रेक इनटू होता है, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू। अब ये ब्रेक जो है, ब्रेक इज ओरिजिनल वर्ब, और इसके आगे हमने कौन सा प्रीपोजिशन लगाया है, इनटू। देखिए चोर ये तो है नहीं कि जब चोर अंदर घुसा है तो वो बाहर से अंदर घुसा है, अंदर तो है नहीं वो, राइट। अब मैं बताऊंगा आपको इन और इनटू में क्या डिफरेंस है। जब कोई चीज बाहर से, जैसे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड। अब देखिए फ्रॉग जो है वो किनारे पे बैठा हुआ है, फ्रॉग जो है, मेंढक जो है वो किनारे पे बैठा हुआ है किसी तालाब के, और आपने पांव से हल्के से पांव को यूं किया, फ्रॉग डरा, और उसी टाइम इन द मीन टाइम फ्रॉग जो है बिल्कुल पानी में छलांग लगा गया। सो फ्रॉग जंप्ड इनटू द वाटर, द फ्रॉग जंप इनटू द वाटर, इनटू द वाटर मीन्स बाहर से फ्रॉग जब ने जंप लिया और जंप लेने के बाद में वो पानी में कूदा है। उसी तरीके से आप पहले बाहर खड़े हुए थे, सपोज ये आपका क्लास का रूम है और आप बाहर खड़े हुए थे, जैसे टीचर आया, एवरी स्टूडेंट वॉक इनटू द रूम, एवरी स्टूडेंट वॉकड इनटू द रूम, सब क्या है बाहर से अंदर चले गए, उसमें अंदर घुस गए। तो इनटू को हम कहाँ यूज करते हैं, जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जाए और गति में हो, मोशन में हो, उस समय हम क्या यूज करेंगे, इनटू। अब बात आती है इन की। आप अंदर कुछ भी कर रहे हैं, आप देखिए आपकी ये बाउंड्री है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, यह आपकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप कूद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आप कर कहाँ रहे हैं, सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर, इस रूम की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर आप सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। अब मैं इनटू बोलूं या इन बोलूं, क्योंकि आप सिटिंग इन द, क्योंकि आप यहां पे क्या, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो इस बाउंड्री के अंदर हो रही है, इस चार दीवारी के अंदर हो रही है। आप यहां कुछ भी करें, आप पढ़ रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो इसके अंदर हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द रूम, बोलते हैं कि क्योंकि वहां पे आप स्टैटिक है, जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी, जो भी कर रहे हैं, स्टैटिक का मतलब यह है कि उस बाउंड्री के आप अंदर हैं, आप बाउंड्री से बाहर नहीं हो, और जो भी कर रहे हैं आप बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं, अंडरस्टूड। तो इसके स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द रूम, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द रूम, स्टूडेंट्स आर वॉचिंग टीवी इन द रूम, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग लूडो इन द रूम, राइट। सो जो भी कर रहे हैं आप इसके अंदर कर रहे हैं, क्योंकि आप उस बाउंड्री के अंदर हैं, तो हम क्या कहेंगे, इन। क्लियर। और बाहर से जब हम अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद में क्या होगा, इनमें आप कुछ भी करें बाउंड्री के अंदर, लेकिन बाहर से जब आप अंदर जाएंगे तो क्या यूज करेंगे, इनटू, इन। बाहर से आप अंदर गए, द कैंडिडेट वॉक इनटू माय ऑफिस फॉर इंटरव्यू, वॉक इनटू माय ऑफिस फॉर इंटरव्यू। कैंडिडेट क्या हुआ, कैंडिडेट जो है, अभ्यर्थी जो है, वो बाहर से मेरे ऑफिस में आया, की अंदर घुसा, अंडरस्टूड। उसी तरह से मैंने एग्जांपल दिया था, फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड, राइट। ही गॉट इनटू द कार, बाहर से जब आप गाड़ी के अंदर गए, ही गॉट इनटू द कार, वो गाड़ी में, कार के अंदर घुसा, अंडरस्टूड। तो वो भी मोशन में होता है। अंदर जाने के बाद में हम इन यूज करते हैं। अब आता है थर्ड, इनसाइड, कि इनसाइड हम कहाँ यूज करते हैं। देखिए इन का मतलब तो ऑलरेडी है। अगर मैं बोलूं, सपोज मैं रूम के अंदर खड़ा हुआ हूं और मुझसे कोई पूछता है, सर वेयर इज मिस्टर एक्स, वेयर इज मिस्टर एक्स। सपोज मैं यहां गेट पे खड़ा हुआ हूं, इधर खड़ा हुआ हूं, और एक आदमी मुझे बाहर खड़ा हुआ है, इस दीवार से, इस दरवाजे के बिल्कुल जस्ट बाहर खड़ा हुआ है, दरवाजे के बिल्कुल जस्ट यहां खड़ा हुआ है, और सपोज मैं यहां खड़ा हुआ हूं। देन एक कैंडिडेट आता है, एक स्टूडेंट आता है और मुझसे पूछता है, सर वेयर इज मिस्टर एक्स, सर मिस्टर एक्स कहां है। तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज इन द रूम, ही इज इनटू द रूम, और ही इज इनसाइड द रूम। व्हाट शुड आई से, ही इज इनसाइड द रूम, ही इज इनसाइड द रूम, की अंदर की तरफ है।
सपोज इनसाइड में देखिए एक ये रूम है और यहाँ पे एक थोड़ा सा और पोर्च सा बना रखा है अंदर, जहाँ पे हमारे लेक्चरर्स जो हैं वो रेस्ट करते हैं, जो रेस्ट के। इन हो गया, देखिए ये हो गया इनटू, ये हो गया इन, और ये हो गया इनसाइड। क्लियर? इनटू, इन, ये इन है बिकॉज आप चार दीवारी के अंदर है, और ये लास्ट में ये क्या हो गया, इनसाइड। अंदर की कोई रूम के अंदर भी कोई जगह, ही इज इनसाइड द रूम। इनसाइड में कहीं भी हो सकता है, कोई अंदर एक सेपरेट कोई कैबिन हो या चैम्बर हो या कोई छोटा रूम हो, उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इनसाइड। इसके लिए हम एग्जाम्पल करने चाहें तो हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। सपोज सबसे पहले हम लेते हैं इन, सबसे पहले हम लेते हैं इन का एग्जाम्पल। जैसे ही इज सिटिंग इन दी रूम। अब देखिए मैंने बोला था आपको सिटिंग इन द रूम और इनटू द रूम और इनसाइड द रूम, तीनों प्रीपोजिशंस में से ही इज सिटिंग इन द रूम। सेकंड है ही इज सिटिंग इनटू द रूम, इनटू द रूम। आपके पास में एग्जाम के अंदर इस तरीके से चार ऑप्शन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। ही इज सिटिंग इनटू द रूम, he is sitting inside, he is sitting inside the room, और फोर्थ आपको ऑप्शन मिलेगा he is sitting inner side of the room। अब देखो बच्चों, अब आपके पास में चार ऑप्शन है। क्वेश्चन में आया कि कौन सा तीनों चारों में से सही है, या तीन ऑप्शन ले लें हम, कौन सा सही है। अब आप क्या करेंगे, ही इज सिटिंग इन द रूम। कितने स्टूडेंट ऐसे जो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, चलो एनीवे जो भी है। ही इज सिटिंग इनटू द रूम, क्या ये सही है, या ही इज सिटिंग इनसाइड द रूम, या ये सही है, या ही इज सिटिंग इनर साइड ऑफ द रूम, या ये सही है। चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चारों ऑप्शन में क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स में आपको स्कोर करने हैं। अब आपको ये देखना है जो मैंने आपको बताया उनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे करेक्ट है। इन द रूम इज करेक्ट और इनटू द रूम इज करेक्ट, इनसाइड द रूम इज करेक्ट और इनर साइड ऑफ द रूम इज करेक्ट। नाउ द फर्स्ट वन इज करेक्ट, second is wrong, third is wrong and fourth is also wrong. So first one is correct because there is inside in the room। देखिए इन द रूम का मतलब आप वो चार दीवारी के अंदर हैं। अब वो अंदर क्या कर रहे हैं, वॉचिंग टीवी और प्लेइंग लूडोज एंड वॉट एवर इज डूइंग, वो जो भी कर रहे हैं वो चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं, इसलिए इन इज करेक्ट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है ही वॉक्ड in my office without permission, without permission। he walked in my office without permission। सेकेंड सेंटेंस यही चलता जाएगा, he walked into my office without permission। थर्ड सेंटेंस यही चलता जाएगा, सिर्फ ओनली प्रीपोजिशंस मैंने चेंज करने क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। नेक्स्ट है ही वॉक्ड इनसाइड माई ऑफिस विदाउट परमिशन। सो आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। ही वॉक्ड इनटू इन माई ऑफिस विदाउट परमिशन। सेकेंड ही वॉक्ड into my office without permission, he walked inside my office without permission। अब इन 3 ऑप्शंस में से आपको जो करेक्ट वन है वो निकालना है।
तो बच्चों बताओ इसमें से कौन सा सही होगा? पहला करेक्ट है, सही है पहला, कर दूं? क्या होगा? इनटू, वेरी ट्रू, इनटू, क्योंकि बाहर से अंदर गया है और वो क्या है? मोशन में, इनटू, 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 सो सेकेंड इज करेक्ट एंड फर्स्ट वन इज रॉन्ग एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो रॉन्ग. इज इट क्लियर? यस. नेक्स्ट, अपॉन. नेक्स्ट है अपॉन का एग्जाम्पल. क्लियर? अपॉन का जब एग्जाम्पल आप लेंगे तो देखिए, द टाइगर केम ऑन मी. नेक्स्ट है द टाइगर came upon me. The tiger came into me. अब आपके पास में 3 प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है? वैसे चलो मैंने बता दिया यहाँ पे अपॉन का एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस ढंग से आते हैं कि प्रीपोजिशन आपका चेंज कर देंगे और आपको बोलेंगे कि आप करेक्ट प्रीपोजिशन को सेलेक्ट कीजिए. द टाइगर केम ऑन मी, इज इट करेक्ट? और द टाइगर केम अपॉन मी, दिस वन इज करेक्ट. और द टाइगर केम इनटू मी, तीनों में से आपको करेक्ट छाड़ना है. द फर्स्ट इज द टाइगर केम ऑन मी, दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट है द टाइगर केम अपॉन मी, came upon me, came upon me, this one is correct and this is also wrong, क्योंकि into कभी नहीं आता है इसमें, came on me कभी नहीं आता है. क्यों? क्योंकि on का मतलब होता है static, एक चीज़ दूसरी. मैंने आपको एग्जांपल दिया था on का कि कोई टेबल है सपोज और यहाँ पे कोई चीज़ रखी है और उसको टच कर रही है, लेकिन यहाँ पे upon क्यों है? क्योंकि वो up on, up on मीन्स यहाँ आके और वो स्टैटिक हो जाता है, वो मूवमेंट नहीं करता है, इसलिए अपॉन इज अ करेक्ट ऑप्शन. इज इट क्लियर? इनका हो गया, इनटू का हो गया, अपॉन का हो गया. अब लेते हैं एग्जाम्पल हम अप. द सेंट वेंट अप द हिल, went up the hill. Next, the saint went on the hill, on the hill. The saint का मतलब समझते हैं? साधु. The saint went upon the hill, अपॉन द हिल. अब देखिए आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं, आपको इसमें से करेक्ट वन छाटना है. द सेंट वेंट अप द हिल, द सेंट वेंट ऑन द हिल, द सेंट वेंट अपॉन द हिल. इसमें कौन सा करेक्ट है ये आपको निकालना है. सेंट वेंट अप द हिल, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? और सेंट वेंट ऑन द हिल, देखने में देखिए कंफ्यूजिंग लग रहा है, तीनों सही हो सकते हैं देखने में या पढ़ने में, लेकिन जब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है प्रीपोजिशन का, तो आप फर्स्ट साइट में पहले जैसे आप इसके ऊपर नज़र डालेंगे, आपको कहीं ना कहीं वो जो रूल हालांकि इनके रूल नहीं होते हैं, बट आपने अगर कंसेप्ट इसका सही ढंग से समझा है तो आपका करेक्ट जाएगा. क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है अब भी सही है, ऑन भी सही है, अपॉन भी सही है, बट आपने कितनी गहराई से उसको पढ़ा है. द सेंट वेंट अप द हिल, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज वेंट अप द हिल, नॉट ऑन द हिल, नॉट अपॉन द hill. This is also wrong and this is also incorrect. The first one is correct, went up the hill, right? साधु जो है वो पहाड़ी पे गया, क्योंकि वहाँ उसको साधु को क्या करना, तपस्या करनी थी, इसलिए the saint went up the hill. Is it clear? Below and under. देखिए below का जो अपोजिट है, इसका जो अपोजिट है वो below का अपोजिट क्या है? above. क्लियर?
और अंडर का अपोजिट क्या होगा? ओवर। अंडर का ओवर। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था ओवर का, कैसे? एक टेबल होता है, ये टेबल है, दिस इज टेबल, राइट? अब टेबल ओवर एंड अबोव, मैंने आपको बताया था कि ये टेबल है और इस टेबल में ऑन का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये टेबल है और टेबल के ऊपर अगर कोई चीज़ रखी और वो टच कर रहा है तो उसके लिए ऑन, राइट? और टेबल के ऊपर कोई चीज़ है लेकिन वो उसको टच नहीं कर रहा है, बीच में गैप है, देखिए ये क्या है? ओवर। क्लियर? तो यहां पे कोई चीज़ है और वो टेबल को टच नहीं कर रही है, ओवर, ऊपर है। इसी डायरेक्शन में जब कोई चीज नीचे जाती है और नीचे वाली कोई चीज, सपोज दिस इज अ टेबल और टेबल के नीचे एक बिल्ली बैठी हुई है, ये क्या है? दिस इज अ कैट, राइट? अब देखिए क्या ये कैट इसको टच कर रही है टेबल को? तो जो डिस्टेंस यहां पर है, बिकॉज द कैट इज नॉट टचिंग द टेबल एंड द टेबल इज नॉट टचिंग द कैट, बिल्ली को टच नहीं कर रहा है टेबल, और न टेबल बिल्ली को टच करी ना बिल्ली टेबल को टच कर रहा है, यहाँ पे क्या है? गैप है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या बताया था ओवर में कि एक वस्तु है टेबल के ऊपर है, वो टच नहीं कर रही है उसको। ऑन में क्या होता है कि यहाँ टच करती है। सपोज देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, क्लियर? लेकिन यहाँ क्या कर रही है? टच नहीं कर रही है, यहाँ टच नहीं कर रही है। तो सेम प्रोपोर्शन, उसी अनुपात में आप नीचे देखिए कि ये बिल्ली जो है इसको टच नहीं किया, तो हम कह सकते हैं देयर इज ए कैट अंडर द टेबल, देयर इज ए कैट अंडर द टेबल। हम देयर इज ए कैट ओवर द टेबल नहीं कह सकते, ओवर द टेबल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर बिल्ली उसके ऊपर आएगी तो बिल्ली उसको टच करेगी। हम ये कह सकते देयर इज ए कैट ऑन द टेबल, देयर इज ए कैट ऑन द टेबल, बट वी कांट से कि देयर इज ए कैट ओवर द टेबल। वाई? बिकॉज ऊपर भी डिस्टेंस है, दोनों में अंतर है, मतलब जगह, स्पेस है, गैप है यहाँ पर, और नीचे भी देखिए गैप है। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ओवर का अपोजिट क्या है? अंडर, और अंडर का अपोजिट क्या है? ओवर। इज इट क्लियर? ये मैंने आपको थोड़ा सा ऑन को, ओवर को और अंडर को, दोनों को समझाने के लिए मैंने ये बनाया था। नेक्स्ट है अंडर। किस किस में अंडर यूज किया जाता है? पोजीशन में और एज में। पोजीशन में, और दूसरा किया जाता है एज में, क्योंकि एज में हमने ओवर को भी एज में यूज किया था। जब कोई चीज एज, ही इज ओवर 50, इसी को हम बोलेंगे ही इज अंडर 50। माई ब्रदर इज प्लेइंग अंडर 19, माई ब्रदर इज प्लेइंग अंडर 19, अंडर 19, ओवर 19, अंडर 19। सो देखिए एज की जहां तक बात करते हैं तो अंडर और ओवर जो है वो दोनों एक्सप्रेस करते हैं किसको? एज को बताने के लिए, राइट? अंडर 15, अंडर 19, आई हैव प्लेड फुटबॉल, नेशनल फुटबॉल नेशनल टूर्नामेंट अंडर 19, अंडर 16। अंडर 16 का मतलब 16 साल से नीचे की उम्र में मैं खेल चुका हूं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अंडर यूज करेंगे। उसके लिए हम बिलो तो यूज नहीं करेंगे, राइट? उसके लिए हम क्या करेंगे? अंडर यूज करेंगे। पोजीशन उसी तरीके से ओवर की बात करें कि ही इज ओवर एज, सो ही कैन नॉट गेट द गवर्नमेंट जॉब। भाई उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है इसलिए वो सरकारी नौकरी उसको नहीं मिल सकती है। ओवर एज, जिसको ओवरेज बोलते हो आप, दिस इज ओवर एज। ओवर एज का मतलब जो लिमिट कर रखी है कि भाई एक अभ्यर्थी या एक कैंडिडेट जो है वो 20 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। तो 25 से, अगर आप 25 से एक महीना या एक दिन भी ऊपर चले गए तो यू आर ओवरेज, राइट? आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सो कोई 35, ओवर 35, ओवर 40, कितना? अरे वो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? जो कल वो रोड के ऊपर छलांग लगा रहा था, तो हम क्या कहते हैं? आई थिंक ही इज ओवर 50, ओवर 50 मतलब 50 साल से ऊपर होना चाहिए। और अगर हम इस बात को यूँ भी कहते हैं ही इज अंडर 50,
तो ओवर और अंडर जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और एज को एक्सप्रेस करने के लिए हम ओवर और अंडर को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है आप सपोज कहीं नौकरी कर रहे हैं, राइट? तो आपके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं? 30 पीपल आर वर्किंग अंडर मी। अंडर मी, भाई मेरा इतना अधिकार है, मेरा वहां पे पोजीशन है, मेरा अधिकृत है कोई चीज कि मेरे नीचे 50 लोग काम करते हैं। सो अंडर 30 पीपल आर वर्किंग अंडर मी। इज इट क्लियर? आगे समझ में? तो पोजीशन के मामले में हम किसको यूज करते हैं? अंडर में, अंडर को यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बिलो एंड अबो। अब देखिए अबो का हम ही इज अबो, बिलो की जहां तक बात है, जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, द मून इज बिलो द सन, मून इज बिलो द सन। देखिए हमने सन और मून के बीच में कंपैरिजन किया, हम अंडर नहीं बोल सकते, ही द मून इज अंडर द सन, राइट? क्यों? क्योंकि उसके दोनों का आप दूर से यहां से अगर शेप देखते हैं तो दोनों का चांद और सूरज का जो है शेप जो है वो ऑलमोस्ट, आपको जब पूरा चांद आ जाता है तो आपको वो पूरा चांद जो है वो किसके बराबर लगता है? सन के बराबर लगता है। क्लियर? तो दोनों के क्या है? शेप बराबर है, दोनों कवर करते हैं, इतना ही स्पेस वो कवर करता है, उतना ही वो स्पेस कवर करता है। हम दोनों को जब कंपेयर करते हैं भाई कौन सा नीचे है कौन सा ऊपर है, तो हम कह सकते हैं द मून इज बिलो द सन। एग्जाम्पल क्या लिया? द मून इज बिलो द सन, क्योंकि यहां नीचे द आर्टिकल, फैमिली बॉडीज हैं ये, इनके लीजिए, इसलिए द आर्टिकल दोनों के नीचे साथ में आएगा। सो द मून इज बिलो द सन। इज इट क्लियर? सेकेंड, ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन। ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन। अब देखिए अमीरी और गरीबी के बीच में हमने तुलना की, ठीक है? तो हम कह सकते हैं ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब हम इसको बिलो को सैलरी की जब बात आती है या तनख्वाह की बात आती है तो हम उसमें भी काम में ले सकते हैं। जैसे ही इज गेटिंग बिलो 80,000, वो 80,000 रुपये से कम ले रहा है, तो उसमें भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बिलो को यूज़ कर सकते हैं। अबो का मैंने आपको पहले बताया था, और बिलो जो है वो अबो का ही क्या है? अपोजिट है। अंडर का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, और ये क्या है? बिलो। तो बिलो को हम इस सेंस में काम कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। फर्स्ट, ही रन अब आपको इसमें प्रीपोजिशन जो है वो आपको करेक्ट प्रीपोजिशन आपको भरना है इसमें। इन, इनटू, इन, इनटू, इनसाइड, तीनों में से आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इसमें भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है the snake came blank came the mouse। इसमें आपको टू अपॉन ऑन, करेक्ट। We all went
the hills to visit, not visit, to pray the God. My boss is 50. Clear? They live poverty line. Up, down, on. Under, upon. On, बिलो। अब देखिए ये 6 एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको होम टास्क है। आप जो भी अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपको जो लगता है वो प्रीपोजिशन इसमें डालेंगे और इनको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट जो कुछ और प्रीपोजिशंस बचे हुए हैं वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।